नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम काशी के कायाकल्प में। और हम लगातार किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, काशी में किस तरह से संवर रही है काशी, किस तरह से बदल रही है काशी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुबह से ही हमारा मेगा कॉन्क्लेव जारी है। एक बार फिर से हम एजुकेशन पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राहुल सिंह जी को। आप सचिव हैं संत अतुलानंद रचना परिषद से। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अशोक सिंह जी को। आप एमडी हैं जीवनदीप शिक्षण समूह से। सर प्लीज स्टेज पर आएं, क्योंकि देखिए जब बनारस की बात होती है तो शिक्षा, क्योंकि सर्व विद्या की राजधानी, महामना की धरती इसे कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर शिक्षा का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज से पहुंचे हैं। प्लीज सर आप अपनी जगह ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। बहुत स्वागत करूंगी आपका भारत एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम पर। आप अपना माइक उठाएं सर। सबसे पहले राहुल सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे समझने की कोशिश करूंगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक स्टूडेंट एक सवाल करना चाहते थे, कैसे बनारस में अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा मिले, इस पर आप क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से काशी नहीं, पूर्वांचल के लोगों के लिए बात करूंगा जी। क्योंकि जैसा मैं अभी सुन रहा था, डिबेट्स पहले चल रहे थे, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काशी पूर्वांचल को सर्व करती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काशी पूर्वांचल को सर्व करती है। तो काशी से बहुत उम्मीदें थी पूर्वांचल को, और चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। और जहाँ तक सस्ती शिक्षा की बात करें तो हम सुलभता की बात तो कर सकते हैं। महंगाई का रेपो रेट हमारे हाथ में नहीं है, और वो कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से, वित्त मंत्रालय से। स्कूल्स अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि ये पेरेंट्स की क्वेरीज होती होंगी कि हर साल जो एक फीस बढ़ोतरी होती है जिस तरह से, हालांकि देखिए अच्छी शिक्षा हर कोई चाहता है, लेकिन अफोर्डेबल, क्योंकि हर किसी का बैलेंस होता है और जाहिर तौर पर हर इंसान की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर जाता है। अभी हमारे बीच सम्मानित उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में और प्राइमरी शिक्षा में और उच्च शिक्षा में तो पहले से ही है, उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। शिक्षा सबके लिए हो, सस्ती हो, सुलभ हो, अच्छी हो, इसका प्रयास सरकार भी कर रही है। तो जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। और जैसा कि आयुष्मान कार्ड आ गया चिकित्सा के लिए, पर शिक्षा के लिए कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है कि कोई भी जो शिक्षण संस्थान स्ववित्तपोषी हैं, जिनको फाइनेंस खुद से अरेंज करना है, आपके ऊपर ये भी दबाव है कि आप अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश या जिस राज्य में भी आपका विद्यालय है और केंद्र सरकार द्वारा गवर्न किए गए बताए गए नियमों के अनुसार वेतन देना है, तो आप वेतन उतना दें। आपको बिजली का बिल भी उतना ही देना है जितना एक फैक्ट्री को देना है। आपको मकान का किराया भी उतना ही देना है जितना एक फैक्ट्री को देना है। और बाकी जितने भी खर्चे हैं जो हमें टैक्स इत्यादि देने पड़ते हैं जी, वो सारे कुछ एक इंडस्ट्री के बराबर है। तो हाउ कैन यू मिनिमाइज एक्सपेंसेस? देयर इज नो अदर वे टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस। एक मिनिमम एक्सपेंस तो देना ही पड़ेगा। रही बात बढ़ोतरी की, तो कोई भी विद्यालय केवल बढ़ोतरी इसीलिए करता है कि उसको अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना है। वो देखिए महंगाई भत्ता सरकार देती है तो हमें भी देना पड़ता है, और नहीं देंगे तो हमारे यहाँ जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर असंतोष होगा। और आप देखिए कि इस समय सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने पूरे इंडिया की बात करूं मैं, उत्तर प्रदेश तो बहुत अभी कम है यहाँ पर, पूरे इंडिया की बात करूं तो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों ने ही कमान संभाली हुई है। उत्तर प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बस का नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पढ़ा दे। कमान हमने संभाली है, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है कि हम सौतेले हैं? हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, यस प्राइवेट स्कूल है, मैं मीडिया के मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं करता, लेकिन प्रिंट मीडिया के को शिकायत इस मंच से करना चाहता हूं कि वो बकायदा लिखते हैं लुटेरे। हमें लुटेरे का तमगा दिया गया है। चिकित्सा और शिक्षा दोनों को जान बचानी होती, सबसे पहले आप जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे साथ हमारे सम्मानित बड़े भाई सिंह साहब बैठे हुए हैं।
सारे लोग गोली लगने के बाद वहीं जाते हैं, लेकिन जब बिल ठीक हो जाते हैं, बिल आ जाता है तो कहते हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत लूट लिए। तो ये तो बात गलत है। महत्वपूर्ण बात कही आपने। अशोक जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस बात का मैंने जिक्र किया राहुल जी से, अफोर्डेबल शिक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर कोई जब बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचता है, शुरुआत स्कूल से होती है। आपका जीवनदीप शिक्षण संस्थान है, आपके स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी हैं, तो एक बड़ा डर होता है पेरेंट्स के अंदर कि हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो एजुकेशन में ही चला जाएगा। इस क्षेत्र में क्या कुछ काम करने की जरूरत है? क्या लगता है सरकारों को भी कुछ, आपने जिक्र किया जो भत्ते हैं उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ अफोर्डेबल करने की जरूरत है, ताकि आप भी स्टूडेंट्स तक अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा पहुंचा सकें? देखिए, राहुल जी ने बहुत बात कह दी जो मैं कहना चाहता था। सस्ती शिक्षा के चक्कर में ही पूर्वांचल में शिक्षा का स्तर जो है वो नहीं है जो पश्चिम में है, या महाराष्ट्र में, या कर्नाटका, या और जगहों पर है। सस्ती शिक्षा के चक्कर में यहां पड़े रहते हैं। आप जरा जोड़ लीजिए कि कितना पैसा हम लोगों ने लगाया है सारा स्ट्रक्चर खड़ा करने में, सब कुछ करने में, और जो हमारे खर्चे आते हैं उस हिसाब से कुछ नहीं। शीला दीक्षित जी जब चीफ मिनिस्टर थी तो बाई चांस हमारे यहाँ चली गई, किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब का जो है इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, तो मेरे इंस्टीट्यूट पर चली गई, तो उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब आपने तो बहुत पैसा लगा दिया, इतना यदि आप दिल्ली में लगाते तो इसका 3 गुना कमाते। मैंने कमाने के लिए तो लगाया नहीं, शिक्षा देने के लिए यहाँ के लोगों के लिए लगाया। और हमें लगता है, मतलब सिर्फ मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, राहुल जी बैठे हैं, अच्छा, पेरेंट्स के ये आरोप होते हैं नहीं, कि पेरेंट्स के आरोप जो है बिल्कुल पेरेंट्स गलत के है। आरोप ये होते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तो उसका पूरा पैसा आप हमसे नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। इस पर क्या कहेंगे? वो ये बिल्कुल गलत कहते हैं। कोई उनसे पैसा नहीं लेते। जितना पैसा लगा है सब जो है अपने सोर्स से हम लोग लगाते हुए हैं, लगाते हैं। और बच्चों को जो है उन्होंने जैसे कहा ना कि 3 गुना पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ जो फीस है, यदि हमारे यहाँ 2000 है तो नर्सरी में या क्लास 1 में 2000 फीस है, तो 6000 है नोएडा में। यही लोग जाके वहाँ 6000 देते हैं। हमारे यहाँ मैनेजमेंट में यदि 60,000 70,000 फीस है, तो ये 6 लाख 7 लाख जाके जो है वहाँ महाराष्ट्र में देते हैं। ड्राफ्ट बना के ले जाएंगे, वहाँ कोई पैरवी नहीं, सिर्फ एडमिशन हो जाए उसके लिए लेके जाते हैं, डोनेशन देते हैं। वजह क्या है कि ये सब चीजें यहाँ नहीं कुछ है। एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पर बदलाव है क्या, जो लोग उधर खींचे चले जाते हैं? नहीं, प्लेसमेंट की बात मैं वही उसी पर आ रहा था। जो आप कह रहे हैं कि बदलाव लाने के लिए, बदलाव बहुत पहले से आया है और अच्छे इंस्टीट्यूशन जो है अब आ गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले किराए के मकानों में लोग चलाते थे जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी थे, लेकिन अभी इनके तरह और कई तरह के लोग आ गए और स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का पूर्वांचल में बहुत बढ़ गया है। पहले लोग पश्चिम के कमेंट करते थे और उसी कमेंट को बुरा मान के मैंने ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया जो कहीं भी डीपीएस से कोई कम नहीं है उसका स्ट्रक्चर, या हमारे टीचर्स उससे कम नहीं है। लेकिन यदि फीस में अंतर देखिएगा तो उनका आधा या 1/3 होगा मेरा। तो इसलिए ये कहना ना, ये तो आम बात है। ये तो अच्छी बात कही आपने अशोक जी कि बस मतलब ये आप शिक्षा में सुधार जो चाहते हैं हाँ। पूर्वांचल में, मेरा ये है, मैंने शुरू भी किया, मैं वहां बीएससी और बीए नहीं चाहता था, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ कोई पढ़ के निकले और सड़क पर घूमे और बेकार चले। रोजगार परक शिक्षा को मैंने ज्यादा तवज्जो दिया, इसलिए हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो सारे रोजगार परक हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जितने बच्चे महत्वपूर्ण बात है कि जितने आप बच्चे रोजगार निकलते को हैं, ध्यान में रखते हो, क्योंकि प्लेसमेंट भी एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है। जब एजुकेशन, खासकर जब हायर एजुकेशन का हम जिक्र करते हैं, हम उन कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं जहां पर अच्छा प्लेसमेंट हो, आप 100% 99% प्लेसमेंट हो। ये भी एक बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि रोजगार जो है उनके बहुत कम मीडियम है। मंत्री जी थे तो हमारे नेता भी हैं और हमारे जिले के रहने वाले हैं उपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि इधर बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है। हाँ। तो बड़े संस्थान यदि आते हैं ना तो बच्चों का प्लेसमेंट जो है अच्छा होता है। महाराष्ट्र वगैरह और कर्नाटका जाते हैं, प्लेसमेंट हो नहीं पाता। यहाँ के बच्चों का एक तरह से कहिए वहाँ शोषण ही होता है, क्योंकि 15 लाख डोनेशन देके जाते हैं और वहाँ पहले वो मराठी को प्रिफर करते हैं। यदि बहुत ही टैलेंटेड लड़का है तब उसको सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज
लोकल कर्नाटका में है तो कर्नाटक के, तमिलनाडु के हैं तमिलनाडु के, महाराष्ट्र में है तो मराठी को सिलेक्ट करते हैं। प्लेसमेंट नहीं हो पाता। प्लेसमेंट के लिए लेकिन आपको नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में पूर्वांचल का बड़ा परचम लहरा रहा है। अब जा रहे हैं, वही जो पलायन आप कर रही है ना, तो जब यहाँ यदि उनको जॉब मिलता तो क्यों जाते हो बाहर? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल जो है रोजगार के अवसर सृजित करने की जरूरत है। इसलिए हमें उनकी बात बिल्कुल सही लगी कि पूर्वांचल में बड़ी फैक्ट्रीज या बड़े संस्थान को आना चाहिए। अमूल जैसे मंत्री जी ने तुरंत कहा कि अमूल बहुत छोटी चीज है। हाँ, बड़े संस्थान यदि खुलते हैं, यदि टाटा का एक फैक्ट्री जमशेदपुर में लगा है, हाँ, तो उसके साथ कम से कम 100-150 एंसिलरी यूनिट लगती हैं जो छोटी छोटी चीजें बनाती हैं। उससे डेवलपमेंट होता है और उससे आर्थिक विकास होता है। हाँ, आज नोएडा में और वहां फीस यदि अधिक है तो लोगों की आमदनी भी है, इसलिए लोग दे देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं नोएडा में और गाजियाबाद और फरीदाबाद लेके जाते हैं। तो यहाँ लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए पहले सरकार को प्रयास करना चाहिए। बड़ी कंपनीज को आना चाहिए। अशोक जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। राहुल जी मैं आपका रुख करूंगी, और मैं देखती हूँ जो हम लोग के वक्त का एजुकेशन सिस्टम था और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, एक अननेसेसरी प्रेशर मुझे लगता है कि बच्चों पर भी कहीं ना कहीं हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बैग हैं, उतनी ज्यादा किताबें हैं उसमें। आपको नहीं लगता थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव की जरूरत है? इतना ज्यादा प्रेशर, और खासकर जब कोरोना का वक्त हो गया के बाद अगर हम जिक्र करें तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पेरेंट्स पे, बच्चों पे अननेसेसरी, आपको नहीं लगता एक प्रेशर है जिसकी वजह से उनका सेहत भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रहा है? जब पूरे वक्त बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लैपटॉप पे, फोन पे लगा रहेगा तो उसकी आंख पर भी असर पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। आपके जैसे अभी आप साउंड चेक कर रही थी तो आपने साउंड डिले की बात की थी ना, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिलेड है इसलिए कि इसका जवाब हम लोग कई बार दे चुके हैं। मतलब कोरोना वाली बात पे, कोरोना लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप नहीं, भारत मैं एक्सप्रेस जरूर के दूंगा माध्यम स्वाति से जी। करें। मतलब अच्छा किया आपने दोबारा ये प्रश्न कर दिया तो लोगों को क्लियर होगा। कोरोना एक महामारी थी, एक विपदा थी, एक आपदा थी। जो जैसे हमारा फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट से फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, तो हमको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको प्लास्टर लगा दिया लेकिन कुछ दिन आप बैसाखी लेके चलिए। तो व्हाट आई ट्रीट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया और बीइंग अ जिम्मेदार अभिभावक ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, एंड पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मैं सारे पूर्वांचल के जो स्कूल हमारे साथ जुड़े हैं उन विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी अपने साथ इंक्लूड करते हुए आपके मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मोबाइल एक बैसाखी की तरह था, अब उसको ले लीजिए वापस। बच्चे को बिल्कुल मोबाइल से दूर कर दीजिए। आई एम स्ट्रिक्टली अभी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस मैं नहीं करता, और मेरे जानने वाले जितने विद्यालय संचालक हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करके मैंने बच्चों के अभिभावक के भले के लिए किया है। बच्चियां मोलेस्ट हो रही हैं, लड़के बर्बाद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ गेम्स, बिकॉज ऑफ, अभी मेरे यहाँ एक रिसेंट केस आया था, वो गेम में पेमेंट करने के लिए, जुआ खेलने के लिए क्लास 6 के बच्चे ने अपने पिता के वॉलेट से, एटीएम कार्ड से 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। जब मैसेज आया तो वो खड़बड़ाए और वो उनको नहीं पता चला। स्कूल ने ओपन किया इस बात को, स्कूल ने उनको बुला के बताया कि आप चेक करिए आपके बेटे ने किया है। वो बैंक से लड़ रहे थे कि हमारा पेमेंट कौन किया है। स्कूल ने उनको बताया कि बेटे ने किया। इतना स्ट्रिक्ट हम लोग वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर। अच्छी बात है। वी यूज टू कीप वॉच ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कई बार माता पिता बुरा मान जाते हैं कि आपसे क्या मतलब, आप मेरी लड़की इंस्टाग्राम चलाए, आप क्यों मना करते हैं उसको। तो मैं ये कहता हूं कि आपसे उम्र में बड़ा हूं मैं, आप इसके पिता हैं, मैं इसके बड़े पिता की भूमिका में हूं, क्योंकि वहां कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पिता की उम्र मेरे से ज्यादा हो। तो मैं आपके बड़े पिता की भूमिका में हूं, मेरा रोल पहले आता है। हम हिंदू ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, तो मैं इस बच्ची को बर्बाद नहीं होने दूंगा। या तो आप इसको लेके यहाँ से चले जाइए, हमारे यहाँ पढ़ना है, अगर हमारे यहाँ पढ़ना है तो हम ये बर्बाद नहीं होने देंगे। आप या तो हमारी नजरों से दूर कर लीजिए, या जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। मजबूर होके माता पिता मोबाइल मेरे सामने तोड़ के फेंके हैं। दिस कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ये भरोसा है अभिभावकों को। एक मेरा जो सवाल था पहला आपसे कि कैसे किताबों की बोझ को दूसरे पे मैं आ रहा था। ये किताबों का बोझ पहले से बहुत कम हो गया है,
और हम स्ट्रिक्टली इस पे भी वॉच करते हैं। अब किताबों का बोझ उन्हीं बच्चों के कंधे पर है जिनके माता पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देते या टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि टाइम टेबल दिया गया है, आपको 2 या 3 किताबें ही लेके आनी है। इवन वी आर वर्किंग ऑन दिस कि कैसे हम कॉपी ही एलिमिनेट कर दें, किताब में ही प्रश्न और उत्तर दोनों हो, छोटे बच्चों के लिए प्रश्न उत्तर दोनों किताब में ही हो, वर्कबुक जैसी जो चीज़ें होती हैं, एक किताब बच्चा लेके आएगा, उससे 3 सब्जेक्ट पढ़ के चला जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन दिस। लेकिन कुछ माता पिता या कुछ बच्चे भी नहीं मानते हैं, वो नहीं बदलते हैं। मैं स्वयं 3-3 विद्यालय चल रहे हैं, इसके बाद भी मैं जाके कई बार देखता हूँ कि इतना भारी बस्ता क्यों है तुम्हारा, तो पता चला वो टाइम टेबल देखा ही नहीं है माँ बाप ने ना बच्चे ने। क्लास टीचर को भी डांट पड़ती है इसके लिए कि आप चेक करिए, लेकिन कहाँ तक चेक करेंगे हम। देखिए, अगर उसको हम जिम्मेदार नागरिक बनाना है तो उसको जिम्मेदारी बच्चे के अंदर खुद डालनी होगी। उसको अपना बस्ता ही बोझ नहीं है, बस्ता बोझ नहीं होता। पहली बात, हम लोग भी बहुत भारी भारी बस्ता लेके गए हैं। बस्ते को अगर आप भार समझेंगे तो उसमें 2 किताबें भारी लगेगी, और उसको समझेंगे कि नहीं ये मेरी अमानत है या ये मेरे लिए सब कुछ यही है, तो आपको कभी बोझ लगेगा नहीं। बहुत तो अच्छी ये बच्चे को सिखाना है। अगर मान लीजिए किताब लेके आ भी रहा है, उसका मन करता है कि हिंदी के पीरियड में या इंटरवल के समय मैं इंग्लिश पढ़ लूंगा, इसलिए उसने 2 किताब एक्स्ट्रा रख ली है, तो वी शैल प्रमोट हिम, यू शुड बी एबल टू कैरी दैट लोड। अगर वो लोड भी है तो उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चे को इतना पैम्पर क्यों करना, इतना कमजोर क्यों बनाना है उसको। उनको हम ज्यादा प्रोटीन विटामिन दे रहे हैं खाने के लिए, मुझे उतना नहीं मिलता था मेरे बचपन में जितना हमने अपने बच्चों को दिया है। हाँ, तो क्यों उनको कमजोर क्यों समझना किसी से। हाँ, हमें तो लगता है कि आज के बच्चे ज्यादा प्रोटीन पा रहे हैं, ज्यादा विटामिन पा रहे हैं, तो उनको और अच्छा मजबूत होना चाहिए और उनको और भारी बैग लेके चलने में सक्षम होना चाहिए। कल को सेना में जाएंगे तो उनको और लोड लेके चलना ही पड़ेगा। मतलब हमें अपने बच्चों को टफ बनाना है, टफ बनाना है, बच्चों को टफ बनाना है, देश की सेवा करने के लिए बनाना है, हर बच्चे को इजरायली सोच का बनाना है। इजरायली सोच का जिक्र किया आपने राहुल जी, और साथ ही अशोक जी, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगी। आप दोनों ने बड़ी रोचक बातें भी कही है। और देखिए, ये बदलाव बेहद जरूरी है। तभी कहते हैं ना, गंगा की कसम, जमुना की कसम, झेलम का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, फिर सारा जमाना बदलेगा।